मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है औसत यानी एवरेज। तो एवरेज किसे कहते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। यानी एवरेज क्या होता है, तो औसत वो माप है जो कुछ संख्याओं के किसी समूह का प्रतिनिधित्व करती है। अब कुछ संख्याओं का मतलब जो भी हमने संख्याएं इकट्ठी की है किसी भी चीज को लेकर, जैसे मान लो कोई कक्षा है और कक्षा में 20 बच्चे हैं, यानी 20 बच्चों का समूह है वहां पर, और उनकी परीक्षा में प्राप्त किए प्राप्तांकों का हमने वहां पर प्रेक्षण किया और वहां पर कुछ आंकड़े या संख्याएं या राशियां हमने इकट्ठी की है। ठीक है, तो उनका क्या, जो उनका प्रतिनिधित्व जो करेगी उस चीज को हम क्या कहेंगे, औसत, यानी वो अंकों का प्रतिनिधित्व वहां पे कर रही है। या फिर हम कहे और भी चीज हो सकती है, जैसे मान लो उन बच्चों का भार कर रहे हैं, या फिर उन बच्चों का क्या कर रहे हैं, उम्र का या आयु का हम वहां पर प्रेक्षण कर रहे हैं, तो उनका जो समूह होगा तो उस समूह का क्या करेगी, वो औसत क्या करेगा, उनका प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, अब औसत ज्ञात कैसे किया जाता है, यानी हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं, राशियां इकट्ठी की है, समूह इकट्ठा किया है संख्याओं का, तो उनका हम औसत कैसे ज्ञात करेंगे। तो दी गई संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात करने के लिए समूह की सभी संख्याओं के योगफल को कुल संख्या से भाग करते हैं। जैसे एक कक्षा में 25 बच्चे हैं, तो 25 बच्चों का हमने वहां पर समूह बनाया, मतलब किसी भी चीज को लेकर हमने वहां पर आंकड़े इकट्ठे किए या राशि इकट्ठी की, उनकी उम्र को लेकर या उनके भार को लेकर या उनकी परीक्षा में प्राप्त किए गए प्राप्तांक को लेकर हमने इकट्ठे किए, तो उन सभी का हमें क्या करना है, उन राशियों का योग करना है। और राशियों में किसका भाग लगाना है, जितने बच्चों के हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, यानी अगर 25 बच्चे हैं तो उस 25 का भाग उसमें लगा देंगे। अगर हमने 30 बच्चों का आंकड़ा या राशियां या संख्या इकट्ठी की है तो उन 30 संख्याओं को जोड़कर उसमें 30 का भाग लगा देते हैं। यानी अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र हमारा बनेगा कि औसत निकालने का सूत्र होता है औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। यानी जितनी भी राशियां हमें प्रश्न में दी हुई है, किसी भी चीज को लेकर वहां प्रेक्षण किया गया है, जो भी संख्या इकट्ठी की गई है, उन सभी राशियों को या संख्याओं को, राशियों को हम संख्या भी बोल सकते हैं, आंकड़े भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उनका हम यहाँ पर योग कर देंगे और योग में उन राशियों की कितनी संख्या हमने इकट्ठी की है उन संख्याओं का भाग उसमें लगा देंगे, तो ये औसत का सूत्र हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब औसत का सूत्र हमारे पास आ गया। अब इसी सूत्र से दो और सूत्र बन जाएंगे। कैसे, जैसे मान लो हमें औसत दे रखा है, ठीक है, और उनकी राशियों की संख्या भी हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, योग निकालना है उनका। तो योग निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे योग निकालना है तो ये राशियों की संख्या जो भाग में इधर जाके किसमें जाएगी, गुणा में हो जाएगी। यानी सूत्र क्या बन जाएगा, योग निकालने का कि औसत गुणा में राशियों की संख्या। योग निकालने का सूत्र क्या बनेगा, औसत गुणा में राशियों की संख्या। ठीक है, और अगर हमें राशियों की संख्या निकालनी हो, ठीक है, तो ये राशियों की संख्या चल जाएगी, औसत यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी ये भाग में थी तो गुणा में चल जाएगी, ये गुणा में होते ही नीचे भाग में आ जाएगा। तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा, राशियों की संख्या का कि योग बटा में औसत। क्या बन जाएगा, योग बटा में औसत। तो हमने जाना औसत क्या होता है, तो औसत वो माप होता है जो कुछ संख्याओं के समूह का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, औसत कैसे ज्ञात किया जाता है, तो दी गई संख्याओं के समूह का हम योग करते हैं और योग में दी गई संख्याओं की संख्या का हम भाग वहां पर लगा देते हैं कि कितनी संख्या है, उन कुल संख्याओं का भाग उसमें लगा देते हैं, तो हमें औसत प्राप्त हो जाता है। तो सूत्र की बात करें तो औसत का सूत्र हो जाएगा हमारे पास राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। और अगर हमें योग ज्ञात करना हो तो औसत को हम राशियों की संख्या से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें राशियों की संख्या का पता लगाना हो तो हम योग में औसत का भाग लगा देते हैं। ये चीजें हमने जान ली, औसत के सूत्र हमने जान लिए। ठीक है, अब हमने औसत का सूत्र जान लिया, अब इसको सवाल के माध्यम से इसको अब हम हल भी करते हैं, औसत निकालकर, संख्याओं का औसत निकालकर हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा 55, 49,
कोमा 66, कोमा 47, कोमा 67, कोमा 22 का औसत निकालिए। यानी ये राशियां या कह सकते हैं ये आंकड़े में दे रखे हैं और इनका हमें औसत निकालना है। ठीक है, तो औसत निकालना है तो हम औसत का सूत्र लिखेंगे। तो हम हल करेंगे इसको, तो हम सूत्र लिखते हैं पहले तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, ये हमारा सूत्र हो गया। ठीक है, अब सूत्र में जमा लेते हैं। तो राशियां कौन कौन सी हमारे पास, 55 प्लस 49 प्लस 66 प्लस 47 प्लस 67 प्लस 22। ठीक है, अब राशियों की संख्या नीचे लिखनी है, यानी राशियों की संख्या देख लेते, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। तो राशियों की संख्या हो गई हमारी 6। अब इन राशियों को क्या करेंगे, पहले हम जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उन राशियों में 6 का भाग हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहले जोड़ लेते हैं। तो पहले इकाई के अंक जोड़ते हैं। तो 2 में 7 जोड़े तो 9, और 9 में 7 जोड़े तो कितने हो गए, 16, और 16 में 6 जोड़े तो 22, और 22 में 9 जोड़े तो 31, और 31 में 5 जोड़े तो 36। तो 36 के 6 और हासिल के लग गए हमारे 3। ठीक है, अब दाएं वाले अंकों को जोड़ लेते हैं। तो 2 और 6 कितने हो गए, 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, और 18 और 4 22, और 22 और 5 27, और 27 में 3 जोड़े तो 30। यानी अंकों का योग आ गया, ये सॉरी राशियों का योग आ गया हमारे पास 306 और बटा में 6। ठीक है, अब देखते हैं कट रही है क्या, कट रही है तो काट लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इकाई का अंक 6 है, इसमें 6 है, तो 2 से देखते हैं कट रही है क्या। ठीक है, तो 2 से देखते हैं, 2 का वाचकता का नियमित इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, तो संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। ठीक है, तो 2 से जा रहा है तो 2 से काट लो पहले, क्योंकि भिन्न का नियम होता है कि अंश और हर को हम एक ही पहाड़े से काटते। तो 2 से कट रही तो 2 से काट लेंगे, 2 3 6, 2 से 2 एकम 2, 1 बच गए। ठीक है, शेषफल आगे उतारे तो 0 कितने हो गए, 10, 10 में कितनी बार गया, 2 पंजे 10। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, शेषफल आगे उतारे 6, 6 में कितनी बार गया, 2 3 6। ठीक है, यानी 153 बार कट गया। अब ये 3 है, 3 हमारी भाज्य संख्या है, तो 3 से काट सकते हैं, क्योंकि स्वयं का ही भाग जाता है, तो 3 से कटने वाली होगी तो ठीक है काट लेंगे, नहीं तो दशमलव में भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 से 3 पंजे 15, और शेषफल बच गए 0, आगे उतारे 3, तो 3 एकम 3, यानी हमारा आंसर आ गया 51। क्या आ गया हमारा आंसर, 51। यानी हमारी जो राशियां दे रखी थी या जो हमारे आंकड़े दे रखे थे उनका औसत क्या है, हमारे 51। अगला प्रश्न है हमारा 52.3 कोमा 19.6 कोमा 81.2 कोमा 53.3 का औसत निकालिए। ठीक है, दशमलव भिन्न भी आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सूत्र हमारा वही लगेगा जो अभी हमने पहले प्रश्न में लगाया था। चाहे भिन्न आ जाए तो भिन्न में भी हमारा सूत्र वही लगेगा, औसत का राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमें भिन्न दे रखी है, दशमलव भिन्न, तो इनका हम औसत निकालेंगे। तो पहले तो हम औसत का सूत्र लिख लेते हैं। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियां लिख लेते हैं। पहले क्या है हमारी 52.3 प्लस 19.6 प्लस 81.2 प्लस 53.3। ठीक है, और बटा में अब राशियों की संख्या लिखनी है। तो राशियां कितनी हमारी 1 2 3 4, तो नीचे लिख देंगे 4। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इन राशियों को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी दशमलव भिन्न है, तो दशमलव भिन्नों को हम इधर एक के नीचे एक लिखकर जोड़ेंगे। इस तरीके से तो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 52.3, अब दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है। दूसरी हमारी दशमलव से पहले 19 है, दशमलव के बाद में 6 है। उसके बाद तीसरी है हमारे पास दशमलव से पहले 81 है, दशमलव के बाद में 2 है। उसके बाद फिर दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगाना है। दशमलव के पहले 53 है और दशमलव के बाद में 3 है। ठीक है,
और सभी में दशमलव के बाद एक एक स्थान तक है, यानी सभी समान दशमलव में, तो हम आसानी से इनको अब जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो वही जो कैसे जोड़ते हैं दशमलव बिंदुओं को, जैसे हम साधारण संख्या को जोड़ते थे वैसे ही इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो 3 में 6 जोड़े तो कितने हो गए 9, और 9 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 11, और 11 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 14, 14 के 4 हासिल का 1। अब दशमलव का चिन्ह आ गया तो दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, हासिल के 1 को मैं यहाँ पे गोले में लिख रही हूँ ताकि हमें पता रहे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो 2 और 9 कितने हो गए 11, 11 और 1 कितने हो गए 12, और 12 और 3 कितने हो गए 15, और 15 में 1 हासिल का जोड़े तो 16, तो 16 के 6 हासिल का 1। ठीक है, अब जोड़ेंगे आगे तो 5 और 1 कितने हो गए 6, 6 में 8 जोड़े तो कितने हो गए 14, और 14 में 5 जोड़े तो 19, और 19 में 1 हासिल का जोड़े तो कितने हो गए 20। यानी हमारा इन दशमलव बिंदुओं को जोड़ने पर क्या आया 206.4 और बटा में 4। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको, तो यहाँ 4 का भाग लगाएंगे तो पहले हम इसको साधारण भिन्न बना लेते हैं। तो 206 और दशमलव 4 लग रहा है, तो हम इसका दशमलव हटा देंगे तो नीचे हमारे क्या लग जाएगा, बटा में 4 था, और इसका जब दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद एक संख्या थी तो नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा, यानी एक दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 1 जीरो यानी 10 लग जाएंगे। ठीक है, अब आराम से इसको हम काट लेंगे। तो 4 से देखते हैं कट रही है क्या, 2 से भी कट रही है, ऐसे तो 4 इसमें 4 है, 4 से देख लेंगे तो भाजकता का नियम है कि कायदा में 4 का भाग चला जाना चाहिए। तो 4 एकम 4, 2 बज गए 24 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब 4 से ये पूरी बार कट जाएगी। तो 4 एकम 4, 4 से 4 पंजी 20। ठीक है, शेषफल बच गया 0, आगे उतारे 6 तो कितनी बार गया एक बार, 4 एकम 4, शेषफल बच गए 2। ठीक है, आगे 4 उतारे तो कितने हो गए 24, 4 छंग 24। ठीक है, तो हमारा आ गया 516 बटा में 10। ठीक है, अब आगे हम इसको नहीं काट रहे क्योंकि हम इसका आंसर दशमलव में ले आएंगे। अगर वहां पे आंसर अगर भिन्न में है तो फिर आगे हम 2 के पार्ट से काट कर उसको भिन्न बना लेंगे और भिन्न को हम मिश्र भिन्न में भी बदल देंगे। ठीक है, अगर दशमलव में आंसर है तो नीचे कितने जीरो है हमारे 1 जीरो, तो हम एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे इकाई की तरफ से। तो इकाई में 6 है तो एक संख्या हो गई, 1 के बाद में हम दशमलव लगाया 1 और 5, तो हमारा आंसर आ गया 51.6। क्या आ गया हमारा आंसर 51.6। अगर भिन्न में अगर वहां पे आंसर है तो फिर हम भिन्न में भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम जैसे हमारे 516 बटा में 10 बचे थे ना, तो यहाँ पर 2 के पार से कट रहे क्योंकि जीरो इसका 6, 2 से काट लेंगे 2 पंजे 10, 2 से 2 दूनी 4, 1 बच गया कितने हो गए 11, तो कितनी बार गया 2 पंजे 10, 1 बच गया, आगे उतारे 6 तो कितने हो गए 16, 2 छिकी 2 आठे 16। ठीक है, तो हमारे आ जाएंगे 258 बटा में 5, ये भिन्न रूप में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसकी मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, अगर मिश्र भिन्न में आंसर दे रखा है तो मिश्र भिन्न बनाएंगे तो 5 का भाग 25 में लगाए 258 में लगाएंगे, पहले 25 में लगाएंगे तो 5 25, 8 में लगाए तो 5 एकम 5, 51 बार गया और शेषफल बच गए 3। तो शेषफल जो रहते हैं वो तो हमारा क्या बन जाता है अंश, और जो हर होता है वो तो हर ही रहेगा, तो 51 सही 3/5 भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो दशमलव में पूछेंगे तो ये आंसर लगा देंगे, अगर भिन्न में पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, और अगर मिश्र भिन्न में होगा तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर हो जाएंगे। अब ये तो निर्भर है कि ऑप्शन किस में दे रखा है, दशमलव में दे रखा है, मिश्र भिन्न में दे रखा है या भिन्न रूप में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तीनों रूप में आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 6,5,x,4,15 का औसत 12 हो तो x का मान निकालें। ठीक है, तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमें औसत दे रखा है और हमें यहाँ पर जो राशि दे रखी है उनमें से एक राशि हमारे को नहीं दे रखी, यानी उस राशि का मान हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे हम औसत का। ठीक है, तो औसत का सूत्र क्या होगा, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियां कौन कौन सी हम लिख देंगे, 6 + 5 + x + 4 + 15 बटा में। अब राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख देंगे 5, और बराबर में अब औसत भी दे रखा है, तो औसत कितना है 12, तो औसत की जगह हम 12 लिख देंगे। ठीक है, अब आगे हम हल करेंगे तो देखिए 12 और जो ये 5 हमारे भाग में, तो इधर जाके किसमें जाएगा, गुणा में, बराबर। अब ये राशि है तो राशियां तो जोड़ लेंगे, x तो इनके साथ जुड़ेगा नहीं
क्योंकि x तो x के साथ ही जुड़ेगा ना भाई, इसके जैसा है उसके साथ जुड़ेगा, संख्या संख्या तो साथ में जुड़ जाएगी। तो 6 में 5 जोड़े तो कितने हो 11, 11 में 4 जोड़े तो 15, और 15 में 15 जोड़े तो 30 हो गए। तो 30 प्लस x, ठीक है। अब इधर हल करते हैं तो 12 पंजे कितने हो गए 60 बराबर 30 प्लस x, ठीक है। हमें x का मान तो ज्ञात करना है, यहाँ पर प्रश्न क्या था हमारा, x का मान निकालें। तो x का मान निकालें तो x तो हमारा यहाँ रह जाएगा। अब जो 30 इसके साथ जुड़ रहे थे यहाँ प्लस हो रहे थे, तो जब इसका पक्षांतर इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 60 में से 30 घट जाएंगे, तो यहाँ 60 में से 30 गए तो क्या आ गए 30 बराबर x। तो हमारा x का मान क्या आ गया 30, यानी हमारी जो राशि छूटी हुई थी या संख्या छूटी हुई थी उसका मान क्या आ गया हमारे 30 आ गया। तो इस तरीके से औसत का सूत्र लगाकर हम कोई राशि नहीं दे रखी हो हमारे आंकड़ों में या संख्याओं में तो उस राशि को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इन प्रश्नों को किया, यानी औसत निकाल लिया, संख्या नहीं दे रखी तो संख्या भी हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। अब हमने बहुत सारी संख्याएं पढ़ी थी, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं। तो अब उनका योग करना उनका हम औसत निकालना भी सीखेंगे कि जब हमें ज्यादा संख्या दे, जैसे औसत निकाल, जैसे मान लो पूछ ले कि प्रथम 10 या फिर बोले 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, तो वहां तक तो हम कर लेंगे क्योंकि 1 से 10 तक गिनती लिख के और उन राशियों को जोड़ लेंगे और 10 का भाग लगा देंगे। लेकिन मान लो कि राशियों की संख्या का भाग लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। तो उन सूत्रों के द्वारा हम आसानी से कितनी भी संख्याओं का हमें औसत पूछे तो हम आराम से उनको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं का हम यहाँ पर औसत निकालना सीखेंगे। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमने हमारी जो पहली प्रश्नावली हमने पढ़ी थी या पहला टॉपिक पढ़ा था संख्या और संख्या पद्धति, उसमें अच्छे से संख्याओं का ज्ञान हमने कर लिया था। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो उसका सूत्र होता है n प्लस 1/2, ठीक है। योग के सूत्र अलग होते हैं। योग का सूत्र क्या होता था, प्राकृत संख्याओं का योग का n ब्रैकेट n प्लस 1/2, तो वो ब्रैकेट के बाद जो n था वो हट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा n प्लस 1/2। यानी इनके जो औसत और योग के सूत्र है वो सिमिलर चलते रहेंगे, बस थोड़ा थोड़ा सा उनमें अंतर रहेगा। अगर आपको योग के याद है तो औसत के आराम से याद हो जाएंगे, अगर औसत के याद हो जाएंगे तो आपको योग के भी आराम से याद रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो n लिखा है वो हमें क्या बताना है, यहाँ पर पदों की संख्या दर्शाएगा यहाँ पे, यानी n की जगह हम क्या रखेंगे, पदों की संख्या। अब यहाँ पे मैंने प्रथम लिखा है, प्रथम का मतलब है कि वो शुरुआत से होनी चाहिए, जहां से प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है ना वहां से, जैसे 1 से होती है तो 1 से होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम का मतलब वो होता है कि पहली से शुरू से होनी चाहिए, ऐसे नहीं बीच में से आ गई कि 15 से 30 तक की प्राकृत संख्या को निकालिए तब ये सूत्र नहीं लगेगा, शुरू से होनी चाहिए। शुरू से कहां तक भी हो सकती है, लेकिन शुरुआत उनकी 1 से होनी चाहिए, जहां से उनकी शुरुआत, जैसे प्राकृत संख्या की 1 से शुरू होती है तो 1 से शुरू होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रथम लिखा है, ठीक है। अब इनको हम उदाहरणों से, कुछ 2 उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं, उनसे हम इनको हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत है, प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत आपको निकालना है। तो प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र लिख देंगे हम यहाँ पर, प्राकृत संख्याओं का औसत। तो औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, n प्लस 1/2। तो यहाँ पर n कितने पद है, यहाँ पर 12, यानी 12 तक की निकालना है हमें, ठीक है। तो 12 प्लस 1/2, तो 12 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 13 और बटा में 2। अब 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 छिक्की 12, ठीक है। 2 से तो 1 बार, 2 छिक्की 12। अब आगे भाग नहीं जा रहा, शेषफल कितना बच रहा है हमारे 1, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव, और दशमलव लगते यहाँ पे 0, और 2 से 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6.5। यानी प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। यहाँ पर और कोई सी भी आ सकती है, 50 तक की, 100 तक की, 120, 135, कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो n की जगह में वो संख्या यहाँ पर लिख देनी है, कितने पद की हम औसत निकाल रहे हैं वो हमें लिख देना है, ठीक है।
अगला है देखिए हमारा उदाहरण कि 1 से 15 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत हमें निकालना है। अब देखेंगे कि 1 से 15 तक की क्या सभी प्राकृत संख्या होती है क्या, तो हाँ, क्योंकि हमने भी परिभाषा पढ़ी थी कि 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसलिए पदों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी 15 रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे प्राकृत संख्याओं का औसत। ठीक है, तो औसत निकालने का सूत्र क्या हो गया, n + 1/2। तो n कितना 15, 15 + 1/2, तो 15 में एक जोड़ी तो कितनी हो गई 16 और बटा में 2, 2 से कट रही है तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो क्या आ गया हमारा आंसर 8। ठीक है, तो 1 से लेकर 15 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आ गया हमारे 8, और प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आ गया हमारे 6.5। ठीक है, सूत्र द्वारा हमने हल किया। अब कितने भी पदों का, कितने भी प्राकृत संख्याओं का हमें औसत दे दे तो हम आसानी से सूत्र से आराम से कुछ ही सेकंडों में हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र क्या होता है, n - 1/2। ठीक है, और यहाँ पर जो n है वो क्या है हमारे, n बराबर क्या है पदों की संख्या, यानी कितनी संख्याओं का हम यहाँ पर औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम निकालेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो 0 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर वो भी क्या होनी चाहिए, प्रथम से शुरू। प्रथम का मतलब जहां से शुरुआत होती है, तो जो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ होती है, 0 से होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे पूर्ण संख्याओं का औसत, पूर्ण संख्याओं का औसत, तो उसका सूत्र होगा हमारे n - 1/2। तो प्राकृत संख्याओं का औसत का सूत्र तो क्या था हमारे n + 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा n - 1/2। तो यहाँ पर n पदों की संख्या है, तो कितनी पूर्ण संख्या हमारी 11, तो 11 - 1/2 क्या हो जाएगी 11 - 1/2, तो 11 में से 1 गए तो कितने हो गए 10 और बटा में 2। ठीक है, 2 से कटरे काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5, क्या आ गया 5। ठीक है, तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या आ गया हमारे 5। अब जैसे मान लो 11 तो छोटी संख्या है, ठीक है, तो इसको हम लिखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे तक लिख लेंगे, 11 पूर्ण संख्या गिन लेंगे और फिर उनको योग करके हम 11 का भाग उसमें लगा देंगे। ठीक है, लेकिन बड़ी संख्या आ जाए तब हम उनको लिखेंगे, इतनी संख्याओं को लिखेंगे, उनका योग करेंगे, फिर भाग करेंगे, तो काफी टाइम लग जाएगा और संख्याएं शायद जुड़ने में भी हमारे नहीं आएगी। जैसे देखिए दूसरा उदाहरण लिखा है मैंने कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत आपको निकालना है। अब प्रथम 50 पूर्ण संख्या लिखेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करके 50 तक चलेंगे। अब 50 तक कब तक होती है हमारी पूर्ण संख्या, ठीक है, तो चलते जाएंगे उनको लिखेंगे, फिर उन पूरी पूर्ण संख्याओं को हम जोड़ेंगे और फिर उसमें 50 का भाग लगाएंगे, तो काफी टाइम लगता है। ये तो 50 ही, इसकी जगह और भी बड़ी आ सकती है, तो फिर उनको जल्दी से करने के लिए हमें ये सूत्र की जरूरत पड़ेगी। तो इन सूत्रों से हम आसानी से कितने ही पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या हो या सम हो या विषम हो, उनका हम डायरेक्ट औसत कुछ ही मिनटों में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला उदाहरण है हमारे कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना है हमें यहाँ पर, तो हम सूत्र लिख देंगे पूर्ण संख्याओं का औसत, और ये भी शुरुआत से होनी चाहिए, ऐसे नहीं बीच में से दे दी अपने को। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का औसत, तो पूर्ण संख्याओं का औसत का सूत्र हो जाएगा हमारे n - 1/2। तो n कितना है हमारे यहाँ पर, पदों की संख्या कितनी 50 तक, 50 पूर्ण संख्याओं को निकाल तो 50 - 1/2, तो 50 में से 1 गए तो कितने बच गए 49 और बटा में 2। अब देखते हैं 2 का भाग लगता है क्या, तो 2 का भाग तो नहीं लग रहा क्योंकि इकाई का अंक तो 9 है, तो हम दशमलव में निकाल लेंगे इसका आंसर, 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 से 2 दूनी 4 और 2 का भाग 9 में लगाए तो 2 चौके 8, शेषफल बच गए 1। अब भाग नहीं जा रहा तो आगे क्या लगा देंगे दशमलव का निशान, और दशमलव लगते हैं यहाँ पर क्या उतार देंगे 0,
तो 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 2 पंजे 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 24.5। क्या आ गया हमारा आंसर? 24.5। यानी हमने 2 उदाहरण किए, प्रथम पूर्ण संख्या को औसत निकालने का सूत्र हमने जाना और इसके 2 उदाहरण हमने यहाँ पे किए हैं। तो पहला उदाहरण था कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो आया हमारे 5। ठीक है। अगला उदाहरण था कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमारा आंसर आया उसका 24.5। ठीक है। इस तरीके से हमें कितनी भी पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्याओं का औसत दे दे तो हम कुछ ही मिनटों में उनको फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। तो आज हमने इसमें सीखा है कि औसत किसे कहते हैं और औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत के सूत्र के क्या होता है और कैसे उन सूत्रों के द्वारा हम प्रश्नों को हल करते हैं, ये भी हमने हल करके देखा। उसके बाद हमने प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना भी यहाँ पे सीखा है और उसके बाद हमने पूर्ण संख्याओं का औसत भी यहाँ पर निकालना सीख लिया है। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सम संख्याओं का औसत यानी प्रथम n तक की सम संख्याओं का औसत, है ना, और विषम संख्याओं का औसत, भाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का, गुणजों का औसत हम निकालेंगे, वर्गों का औसत हम निकालेंगे। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।